नमस्कार साथियों। राजस्थान इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे थे और पिछले कुछ कक्षाओं में हमने राजस्थान के अंदर होने वाले जो आपके जनजातीय आंदोलन है, ये हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से आदिवासी जो हमारे आंदोलन है, उन आंदोलनों को लेकर हमारी बातचीत हो रही थी। और जो पिछली दो क्लासें थी, उन दोनों क्लासों में हमने राजस्थान की जो दो महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन है, सबसे पहले हमने मेर जनजातीय आंदोलन के बारे में चर्चा की। उसके बाद में हमने जो मीणा जनजाति के द्वारा किस प्रकार से ब्रिटिश और औपनिवेशिक जो नीतियां है उनके खिलाफ खुलकर आपने जो विद्रोह किया है, जो आपके आंदोलन किया है, उसको भी हमने बड़े ही विश्लेषणात्मक रूप से उसका अध्ययन करने का हमने प्रयास किया है। राजस्थान के जो जनजातीय आंदोलन होते हैं उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण और हम एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे लंबे समय तक जो चलने वाला जो हमें आंदोलन दिखाई देता है, विशेष तौर से जनजातीय समूह के अंतर्गत, वह है विद्यार्थियों आपके भील जनजाति का आंदोलन। अब भील जनजाति के आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे तो लगभग हमें इस आंदोलन को कवर करने में 3 क्लासों की जरूरत पड़ेगी। लगभग आपके ये 2 से 2.5 घंटे की क्लासें होगी और इस प्रकार से हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आपके जो आरएस मेंस जैसे आपके जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं या फिर अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पत्र होते हैं, उनमें कैसा भी प्रश्न आए, हम उस प्रश्न तक पहुंचने की या उस प्रश्न के उत्तर को लिखने की हम अधिक से अधिक संभावनाओं की ओर बढ़ सके, इसका हम प्रयास करेंगे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि जो हमने पढ़ा है उन्हीं में से आएगा, चाहे वो आरएस मेंस में हो या फिर आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र में हो, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि जो प्रश्न आए उनको हमें अधिक से अधिक हल करने की ओर बढ़ सके। जो हम पढ़ेंगे आप उसे आसानी से पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़िए। उसके बाद आप अपनी किताबों का सहारा लीजिए, उनसे भी पढ़िए, फिर दोनों बातों को आप ज्वाइंट कीजिए, अच्छे से अपने नोट्स बनाइए, तो फिर हम कह सकते हैं हर प्रकार के प्रश्न को हम हल कर पाएंगे। तो जो आज की हमारी कक्षा होगी, इस कक्षा में हम राजस्थान के अंदर जो भील जनजाति है, उस भील जनजाति के जो आंदोलन है उसके कौन कौन से आयाम है, कौन कौन से उसके परिप्रेक्ष्य है, उन सारी छोटे से विस्तार से बात करेंगे और अंत तक हम तथ्यों को लेकर फिर आपके व्याख्यात्मक स्थितियों को लेकर सारी बात हम इस कक्षा में करने का आपके प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमें विद्यार्थियों एक बात को समझने की कोशिश करनी होगी कि जब हम आपके विद्यार्थियों किसी प्रकार की गाइड को देखते हैं या फिर जो हमारी वन लाइनर पुस्तकें होती है, उनमें क्या होता है कि आप जैसे भील आपके जनजाति का आंदोलन पढ़ाया जाता है तो उसमें केवल और केवल घटनाएं और उनसे जुड़े तथ्य होते हैं जो आपके वन लाइनर के रूप में मौजूद होते हैं, वो आपको पढ़ा दिया जाता है और आप वही पढ़कर फिर आप एग्जाम में जाते हैं और फिर उससे अगर आपके प्रश्न नहीं आ पाते हैं तो फिर एक आप इस बात को बार बार कहने की कोशिश करते हैं कि सर हमारे आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड की जो परीक्षाएं होती है उनकी प्रकृति निरंतर बदल रही है। जैसे प्रश्न पहले आते थे वैसे प्रश्न वर्तमान में नहीं आ पा रहे हैं। तो विद्यार्थियों इस बात में ये चीज हमें नजर आती है कहीं ना कहीं जो हमारे अध्ययन है, हमारे अध्ययन करने की शैली है, उस शैली में भी कई बार कुछ कमियां हैं। जैसे कि जब हम भी आपके जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे तो उस जनजातीय आंदोलन के दौरान हम कौन कौन से आयामों को लेकर चलेंगे, कौन कौन सी बातें हम पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूं। जैसे विद्यार्थियों आपके जो भील जनजाति है और इस भील जनजाति के आंदोलनों को हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम उनकी आपके जो भौगोलिक स्थिति है कि राजस्थान के संदर्भ में जो भील जनजाति है वो कहाँ निवास करती है, सबसे पहले इस बात की चर्चा करेंगे। इस बात की चर्चा करने का फायदा ये हो जाएगा कि जब हम भील जनजाति का आंदोलन पढ़ेंगे तो कई सारे हमारे रियासतों के, कई आपके शासकों के, कई प्रकार के क्षेत्रों के नाम आएंगे और कई बार आपके छोटे छोटे स्थानों के नाम आएंगे। तो अगर हमें पता होगा कि भील जनजाति राजस्थान में कहाँ निवास करती है तो फिर वो क्षेत्रों के नाम रखना में आसानी होगी, उन नामों को हम सरलता से याद कर पाएंगे। इसके बाद में हमें भीलों की जो ऐतिहासिकता है, प्राचीन काल, उसके बाद में मध्यकाल और अंत में आधुनिक काल में भीलों की राजपूताना में क्या स्थिति रही है, किस प्रकार की वो इकाई रही है, उसमें निरंतर कौन कौन से बदलाव आए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसको पढ़ने का फायदा ये होगा जब हम भील आंदोलनों के कारण को बारे में पढ़ेंगे तो जब कारण हमें रटने नहीं पड़ेंगे। अगर हमने उनकी ऐतिहासिकता को देख लिया है, फिर मध्यकाल और आधुनिक काल के अंदर उनकी ऐतिहासिकता में, उनकी स्थिति में जो बदलाव आया है, उस बदलाव को सही समझ लेंगे तो फिर जो आपके भील जनजाति के जो आंदोलन है उनके कारणों की भी हम सही प्रकार से हमें समझ पाएंगे उसके बारे में और उनको अच्छी तरीके से हम याद भी रख पाएंगे। अगले अगर मैं चर्चा करूं तो जो भील आंदोलन है, उस भील आंदोलन के जो प्रमुख चरण कौन कौन से हैं, उनकी प्रकृति किस प्रकार की आंदोलनों की, उसकी चर्चा करेंगे। फिर हमें जो भील आंदोलन है उसके आंदोलन के प्रमुख कारण कौन कौन से, उन कारणों की बात करेंगे और कारणों से कौन कौन सी घटनाओं का जन्म हुआ है, उन घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और अंत में इन सारी घटनाओं से क्या परिणाम निकले उनकी चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, हम सीधे अगर कई गाइडों पढ़ते हैं तो सीधे हमें गाइडों में इस पॉइंट की ओर ले जाते हैं।
हमें सीधे बता दिया जाता है कि कौन कौन से उदयपुर में किस प्रकार से, डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन कौन से क्षेत्र हैं, वो कुछ आपको नाम बताएंगे, यहाँ यहाँ आपके भील आंदोलन हुए हैं, और आप उन बातों को फिर याद करके चले जाते हैं। लेकिन उन घटनाओं से पहले भी आप देखिए उनकी भौगोलिक स्थिति, उनकी ऐतिहासिकता, उनके आंदोलनों के चरण और उनके आंदोलनों के कारण, खूब सारे आयाम है, और हम इन सारी चीजों को छोड़कर चले जाते हैं। आप इस प्रकार समझे कि जो ये सारी चीजें हैं, ये किसी भी आपके इमारत या भवन की नींव है। अगर आप नींव को ही पढ़कर नहीं जाएंगे, सीधा ही आप इमारत खड़ी करने की कोशिश करेंगे बिना नींव के, तो मेरे हिसाब से वो इमारत लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। अगर आपकी नींव मजबूत होगी, अगर आपके अध्ययन का जो बेस है, उसके जो मूल है वो अगर मजबूत होगा, तो फिर आप आगे कोई भी किसी प्रकार की सामग्री को आसानी से समझ पाएंगे और उसको लंबे समय तक आप याद रख पाएंगे। तो हम सबसे पहले जो भील जनजाति है उसकी आपके भौगोलिक स्थिति की चर्चा करते हैं। आखिरकार ये भील निवास कहाँ करते थे? तो विद्यार्थियों, हमारे प्राचीन काल के अंदर जो राजपूताना और राजपूताना से लगता हुआ जो आपके गुजरात का क्षेत्र है, और राजपूताना से लगता हुआ एक और क्षेत्र आपके मालवा, इन क्षेत्रों में प्राचीन काल के अंदर आपके भील जनजाति निवास करती थी। अगर हम सामान्य डायग्राम की ओर चर्चा करेंगे, तो अगर मैं राजस्थान के दक्षिणी जो भाग है उसका अगर मैं मानचित्र यहाँ पर बनाने की कोशिश करूं, तो विद्यार्थियों, जो राजस्थान का जो आपके दक्षिणी भाग है और इसके बाद में जो दक्षिण पश्चिम भाग है और कुछ हद तक आपके दक्षिणी पूर्वी भाग है, और दक्षिण पश्चिम से लगता हुआ आपके यहाँ पर जो गुजरात का आपके क्षेत्र है और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से लगता हुआ जो आपके मालवा का क्षेत्र है, इस भूभाग में प्राचीन काल के अंदर जो आपके जनजाति निवास करती थी, उसी जनजाति को बोलते हैं आपके भील जनजाति। और हम इसको अगर सरल करने की कोशिश करें, दिशाओं की जगह हम इसको रियासतों की ओर देखकर हमको इसको याद करने का प्रयास करें, तो दक्षिणी दिशा के अंदर विद्यार्थियों हमारे प्राचीन काल की एक रियासत थी विद्यार्थियों, मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत के बाद में यहाँ पर विद्यार्थियों एक और रियासत थी जिसको हम बोलते हैं आपके सिरोही रियासत। इसके बाद विद्यार्थियों जो आपके डूंगरपुर वाला भाग है, जो आपके डूंगरपुर वाला भाग है, इसके बाद में जो आपके बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, और फिर जो आपके प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंदर प्राचीन काल में जो आपके जनजाति निवास करती है, उसी जनजाति को हमने आपके भील जनजाति नाम से संबोधित किया। तो सबसे पहले हमें एक बात पता लग गई कि राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे तो राजस्थान की दक्षिणी दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा और दक्षिण पूर्व दिशा। अगर हम जिलों और रियासतों की ओर से बात करेंगे तो मेवाड़ रियासत जो आपके सिरोही वाला भाग है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला भाग है, और फिर इनसे लगते हुए मालवा का क्षेत्र और आपके गुजरात का क्षेत्र। इन सीमाओं के आसपास एक प्रकार से जो हम जनजाति है, जो एक प्रकार से स्वतंत्र जनजाति है और वनों के ऊपर निर्भर रहने वाली जनजाति है, उस जनजाति को हमने भील जनजाति का नाम दिया। अब भील नाम कैसे पड़ा, उनकी क्या ऐतिहासिकता है, वो हम जब भील जनजाति पढ़ते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति में, वहां पर हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि यह हमारा उद्देश्य भील जनजाति के आंदोलनों को लेकर है। तो हमारा अधिकांश जो ध्यान है, जो हमारा अधिकांश केंद्रीय बिंदु है आपके उनके आंदोलनों को लेकर रहेगा। लेकिन फिर भी हमने एक सामान्य स्थिति की बात कर ली कि भील आखिरकार किन किन क्षेत्रों में आपके निवास करते हैं। ऐतिहासिक तक बात विद्यार्थियों बात भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करने के बाद विद्यार्थी उनकी ऐतिहासिकता की बात करते हैं। अब विद्यार्थी ऐतिहासिकता को लेकर भी यहाँ पर तीन बातें आती हैं। एक तो प्राचीन काल के अंदर उनकी क्या स्थिति थी, फिर राजस्थान के अंदर राजपूत वंश आए, जिसको हम बाद में 6ठी शताब्दी के बाद में हम सामान्यतः हम इसको मध्यकाल ले सकते हैं या पूर्व मध्यकाल की हम बात कर सकते हैं। तो मध्यकाल के अंदर या पूर्व मध्यकाल के अंदर इस भील जनजाति की स्थिति थी। और फिर हम जब हमारे राजपूताना के शासकों ने अंग्रेजों से 1818 की संधियां की है, जिसे हम अंग्रेजों के आगमन के बाद के जो काल बोलते हैं आधुनिक काल, उस आधुनिक काल के बाद में भीलों की क्या ऐतिहासिकता रही है उनकी हम चर्चा करेंगे। अब जब आप इन तीनों चीजों को पढ़ लेंगे विद्यार्थियों, तो आपको अपना आप समझ में आ जाएगा कि प्राचीन काल से मध्यकाल की ओर स्थानांतरित होते हुए और फिर मध्यकाल से आधुनिक काल की ओर स्थानांतरित होते हुए भीलों की जो स्थिति है, उनकी जो परिस्थिति है, उनके स्टेटस है, उनके अधिकारों में निरंतर आपके बदलाव आता जा रहा है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं उनमें हमें वो पतन की ओर दिखाई देते हैं, और फिर उसी पतन की प्रतिक्रिया स्वरूप भीलों ने अपने फिर से अपने गौरव को, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन किए हैं, उन्हीं आंदोलनों को हम आपके भील आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो विद्यार्थियों अगर मैं प्राचीन काल की बात करूं उनकी, तो प्राचीन काल में ये निवास कहाँ करते थे? तो निवास, इस बात को वापस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्राचीन काल में भी इनका निवास स्थान यही है जो भी हमने चर्चा की है। मेवाड़ का क्षेत्र, सिरोही का क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, मालवा, गुजरात की जो सीमाएं हैं जो राजपूताना से लगती है, उन क्षेत्रों में निवास करते थे। लेकिन हमें यहाँ पर एक ध्यान रखना है, ये जो निवास करती है उस समय एक प्रकार की स्वतंत्र इकाई थी।
स्वतंत्र इकाई का मतलब हो गया इस पूरे क्षेत्र पर इनका लगभग आपके जहां निवास करते थे टुकड़ों में, तो वहां इनका अधिकार था। इनके ऊपर कोई राजनीतिक इकाई नहीं थी, इनके ऊपर कोई प्रशासनिक इकाई नहीं थी, एक प्रकार से स्वतंत्र इकाई थी। और इनका पूरा जीवन आपके वनों पर निर्भर था, और वनों में ये आपके मुख्यतः कृषि करते थे। उस कृषि के नाम थे विद्यार्थी आपके जमीन कृषि। एक हमारे विद्यार्थी राजस्थान के संदर्भ में शोध करने वाले बहुत बड़े विद्वान है डॉक्टर दशरथ शर्मा। जब आप राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो डॉक्टर दशरथ शर्मा का नाम आप कई बार सुनते हैं। दशरथ शर्मा ने एक बात कही है जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पत्रों में महत्वपूर्ण हो सकती है। उन्होंने कहा था कि राजस्थान की जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता की समकक्ष एक सभ्यता थी जिसे हम आर्य सभ्यता बोलते हैं, और आहार सभ्यता के विकास में इस भील जनजाति का योगदान रहा है। तो दशरथ शर्मा तो भीलों की ऐतिहासिकता आपके सिंधु घाटी सभ्यता की ओर ले जाते हैं। इनका मानना था कि राजस्थान के उदयपुर और उसके, क्योंकि उदयपुर भी आपके मेवाड़ का ही भाग है, इस मेवाड़ वाले क्षेत्र में, उदयपुर वाले क्षेत्र के आसपास जो आर्य सभ्यता, आर्य संस्कृति विकसित हुई है, उस आर्य संस्कृति और आर्य सभ्यता के विकास में कहीं ना कहीं इस भील जनजाति का योगदान रहा है। तो दशरथ शर्मा ने इनकी प्राचीन ऐतिहासिकता को बहुत आपके दूर तक आपके लिए प्रेस किया है। तो यहां से हमने एक बात सीखी है कि प्राचीन काल के अंदर भील एक स्वतंत्र इकाई है, वनों पर निर्भर है और निर्भीक जनजाति है, जमीन कृषि करती है, और इनके ऊपर किसी प्रकार कोई प्रशासनिक, कोई राजनीतिक नियंत्रण किसी अन्य शक्ति का नहीं। हम अगर सामान्य कंक्लूजन की बात करें तो एक प्रकार से स्वतंत्र इकाई है। मध्यकाल के अंदर विद्यार्थियों कुछ परिवर्तन आया। मध्यकाल से तात्पर्य हमारा यह हो गया जब राजस्थान के अंदर राजपूत वंशों की आपके एक प्रकार से शासन की शुरुआत हुई। हमने एक बात हमने देखी है, और हम जब राजस्थान के इतिहास पढ़ते हैं तब भी हमने इस बात को जाना है, समझा है कि मध्यकाल के अंदर जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है, इस मेवाड़ वाले क्षेत्र में जिस वंश का शासन धीरे धीरे आपके स्थापित होता है उस वंश को बोलते हैं अपन गुहिल वंश। गुहिल वंश के जो शासक है उन्होंने क्या किया विद्यार्थियों, जो प्रतिहार वंश है, जो आपके गुर्जर प्रतिहार वंश है और इस दक्षिण क्षेत्र में निवास करने वाली भील जनजाति है, प्रतिहार वंश और भील जनजाति से निरंतर संघर्ष किया है। और निरंतर संघर्ष करने के बाद में जो आपके भील क्षेत्र है उन भील क्षेत्रों पर अपना अधिकार करके राजस्थान में एक नवीन वंश की स्थापना कर दी, और वही वंश विद्यार्थियों आगे चलकर क्या कहलाए आपके गुहिल वंश। तो मध्यकाल के अंदर विद्यार्थियों हमें इसकी स्थिति, इनकी परिस्थिति और इनके आपके हम कह सकते हैं कि जो उनकी अवस्थाएं हैं उसमें हमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है। प्राचीन काल में जो जाति एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई थी, राजनीतिक तो हम नहीं कह सकते लेकिन स्वतंत्र इकाई जरूर हम कह सकते हैं, अब वही मध्यकाल तक आते आते अन्य वंशों से आपकी युद्ध कर रही है, उनसे पराजित हो रही है, और भीलों के क्षेत्र में एक नवीन राजवंश की स्थापना हो रही है, और उस वंश का नाम विद्यार्थी आपके गुहिल वंश। मैंने अभी आपसे कहा था कि जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में विद्यार्थियों भीलों का अधिकार था। जैसे अगर मध्यकाल की बात करूंगा तो विद्यार्थियों मध्यकाल के अंदर जो आपके डूंगरपुर क्षेत्र है, और ये डूंगरपुर क्षेत्र जो बसाने वाले व्यक्ति जहां पर इनका अधिकार था उसका नाम था आपके डूंगिया भील। जो डूंगिया भील थे वो यहाँ के आपके प्रमुख थे, और डूंगिया भील को ही बाद में डूंगरपुर के अंदर आपके एक नाम है विद्यार्थियों रावल वीर सिंह। रावल वीर सिंह ने डूंगिया भील को परास्त करके यहाँ पर डूंगरपुर पर अपने शासन की स्थापना कर दी। तो यहाँ आप देख रहे हो कि डूंगिया भील ने किस प्रकार से, डूंगिया भील को किस प्रकार से रावल वीर सिंह ने पराजित कर दिया। ये घटना विद्यार्थियों 14वीं शताब्दी की है, और 14वीं शताब्दी के अंतर्गत डूंगिया भील पराजित हो रहे हैं, और डूंगिया भील के बाद में उस क्षेत्र पर आपके रावल वीर सिंह और उनके वंशजों का अधिकार हो रहा है। तो इस प्रकार से मेवाड़ के बाद में डूंगरपुर भी आपके भील जनजाति के हाथों से निकल रहा है। इसी प्रकार विद्यार्थियों मैंने एक और आपके नाम बताया था, आपके बांसवाड़ा, जहां भी आपके भील जनजाति स्वतंत्र इकाई के रूप में आपके शासन कर रही थी। तो जब बांसवाड़ा है विद्यार्थियों, इस बांसवाड़ा के अंतर्गत डूंगरपुर के एक शासक थे जिनका नाम था रावल जगमाल। जो विद्यार्थियों आपके ये रावल जगमाल है, इस जगमाल ने क्या किया है, जो बांसवाड़ा के अंदर निवास करने वाली जो आपके जनजाति है भील जनजाति, उनको परास्त करके बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से जो बांसवाड़ा क्षेत्र है जहां पर भील जनजाति या भील जनसमूह स्वतंत्र रूप से आपकी कार्य कर रही थी, वो वापिस एक प्रकार से हम कह सकते हैं अधीनस्थ भूमिका मांगी। तो कैसे भीलों से मध्यकाल में मेवाड़ क्षेत्र छीना जा रहा है, कैसे आपके डूंगरपुर के क्षेत्र छीने जा रहे हैं, और किस प्रकार से आपके बांसवाड़ा क्षेत्र छीने जा रहे हैं। अब आप इन क्षेत्रों को रटे नहीं, इन नामों को रटे नहीं। मेरे हिसाब से जो ये आपके डूंगिया भील है, रावल वीर सिंह है, रावल जगमाल है, ये नाम आपसे कहीं नहीं पूछेंगे। यह समझने वाली बात यह है विद्यार्थियों कि प्राचीन काल में जो एक स्वतंत्र इकाई है, मध्यकाल तक आते आते आपके अधीनस्थ भूमिका में नजर आ रही है।
तो ये जो स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, जो यहाँ आप देखेंगे इस समय उनकी प्राचीन काल में उनकी स्थिति एक प्रकार से सकारात्मक है, मध्यकाल तक आते आते उसमें थोड़ा सा आपके बदलाव आया है, उस सकारात्मक स्थिति में बदलाव आया, वो अधनिष्ठ की भूमिका मांगी है। और आधुनिक काल में आते आते एक प्रकार से उनकी स्थिति बिल्कुल माइनस, हम कह सकते हैं कि निम्न स्तर तक जाएगी जब अंग्रेज उन पर नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे। तो प्राचीन काल से आधुनिक काल तक आते आते इनकी स्थिति निरंतर गिरती जा रही है, और गिरती हुई परिस्थितियों का ही विरोध करने के लिए, उन्हीं परिस्थितियों की प्रतिक्रिया देने के लिए फिर भीलों ने आपके ब्रिटिशों के विरुद्ध आंदोलन किए, और उन आंदोलनों को ही हम विद्यार्थियों आपके भील आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो मध्यकाल की स्थिति आपके सामने विद्यार्थियों, ये मध्यकाल में किस प्रकार से आपके हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे राजवंशों ने इनके क्षेत्रों पर अधिकार किया है। अब बात करते हैं आधुनिक काल की। राजपूताना के अधिकांश शासकों ने, जिसमें मेवाड़ के और दक्षिणी पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी रियासतें शामिल थी, उन्होंने अंग्रेजों से 1818 में संधियां कर ली। जैसे 1818 में संधियां की अंग्रेजों ने, तो इस पूरे क्षेत्र पर आपके ब्रिटिशों का नियंत्रण हो गया। और ये बात मैंने आपसे पहले भी कही है, ब्रिटिशों की नीति रहती थी कि एक ही क्षेत्र में दो स्वतंत्र इकाई नहीं रह सकती, एक ही क्षेत्र में ब्रिटिशों को चुनौती देने वाली अन्य शक्ति नहीं रह सकती। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई रियासत है, इस रियासत के अंदर एक पक्ष तो विद्यार्थी राजाओं का है और एक पक्ष राजाओं के अधीन प्राचीन क्षेत्र में निवास करने वाले भील जाति है। अब एक नया पक्ष है विद्यार्थी आपके अंग्रेज। अब क्योंकि राजाओं ने अंग्रेजों से संधियां कर ली है, तो संधि करते ही आपके विद्यार्थी राजा आपके अंग्रेजों के अधीनस्थ आ चुके हैं। लेकिन इस पूरी स्थिति का विरोध करने वाली जो जाति विद्यार्थी है भील जनजाति, और अंग्रेज ये नहीं चाहते हैं कि भील जनजाति उन्हें एक स्वतंत्र इकाई के रूप में चुनौती दे। तो अंग्रेज ये चाह रहे हैं कि इससे पहले भील अंग्रेज सत्ता को चुनौती दे, उससे पहले ही भीलों का दमन किया जाए, उनके क्षेत्रों पर नियंत्रण किया जाए, उन्हें एक स्वतंत्र इकाई बनने से रोका जाए, उन्हें अपने पूर्णतः अधीनस्थ कर लिया जाए। तो एक प्रकार से अंग्रेजों की नीति है और उसका विरोध करने वाली आपके भीलों की नीति है। जब उन दोनों में टकराव उत्पन्न होता है तो वो टकराव संघर्ष बनता है, और उस संघर्ष में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को जब हम आगे बात करेंगे तो और हम विस्तार पूर्वक बात करने की प्रयास करेंगे। लेकिन सार यही है कि आधुनिक काल तक आते आते ये भील एक प्रकार से हम कह सकते हैं अधीनस्थ भूमिका में आ चुके हैं। तो प्राचीन काल से स्थितियां मध्यकाल तक बदली है, और फिर मध्यकाल से स्थितियां और फिर आपसे आधुनिक काल में बदली है। लेकिन हमें एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी विद्यार्थियों, मध्यकाल और आधुनिक काल की जो स्थिति में बदलाव आया है उसमें कुछ हमें अंतर नजर आ रहा है। जहां भील राजपूत वंशों के साथ पहले संघर्ष की स्थिति में थे, बाद में उनसे सहयोग भी करने लगे, लेकिन आधुनिक काल में अंग्रेजों के आने के बाद में भीलों ने कभी आपके अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया है, उन्होंने उनसे निरंतर संघर्ष किया है। थोड़ा सा उसको देख लेते हैं ताकि ये चैप्टर हमें और अच्छी तरीके से आपके समझ में आ जाए। इनके अगर मैं ऐतिहासिकता की बात करूं विद्यार्थियों, जिस प्रकार से अभी हमने पढ़ने का प्रयास किया है उसको अगर थोड़ा सा और हम इसको व्यवस्थित रूप से देखें तो सबसे पहले हमने इनकी ऐतिहासिकता की कौन सी स्थिति देखी विद्यार्थी आपके प्राचीन काल की, और प्राचीन काल में हमने कहा था कि किस प्रकार की थी आपके स्वतंत्र। फिर हमने दूसरी इनकी स्थिति देखी विद्यार्थी मध्यकाल, और मध्यकाल में हमने कहा था जैसे मेवाड़ के अंदर इन पर जो शक्ति नियंत्रण करेगी उस वंश का नाम है विद्यार्थी आपके गोइल वंश। इसके बाद विद्यार्थियों फिर हमने बात की थी आपके डूंगरपुर की, और डूंगरपुर के अंदर हमने बात की थी जो रावल वीर सिंह है, उन्होंने डूंग या भील को परास्त करके आपके डूंगरपुर पर नियंत्रण किया था। फिर हमने बात की थी विद्यार्थियों आपके बांसवाड़ा की। वैसे विद्यार्थियों को पता होना चाहिए बांसवाड़ा को बसाने वाले ही बांस या भील थे, और यहाँ पर जो आपके रावल जगमाल है उन्होंने फिर आपके भीलों को परास्त करके उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। तो भीलों से मेवाड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र आपके जा रहा है। फिर हमने बात की थी आपके आधुनिक काल की, और हमने ये कहा था आधुनिक काल के अंदर जो सर्वशक्ति थी वो थी आपके अंग्रेज, और अंग्रेजों ने किस प्रकार से फिर ब्रिटिशों या हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश शक्ति या अंग्रेजों की शक्ति ने किस प्रकार से भीलों के क्षेत्रों पर नियंत्रण किया उसके बारे में हमने बात की थी। कैसे कैसे आपके अंग्रेजों ने भील क्षेत्र पर निरंतर आपके पुलिस चौकियां हो गई हो, या फिर दूसरे और आपके सैनिक टुकड़ियों गठन करके हो गया हो, या फिर आपके जंगलात विभाग गठन करके हो गया हो, अंग्रेजों ने फिर भीलों को अपने अधीन लाने का काम किया है। लेकिन विद्यार्थियों हमें थोड़ा सा ये भी समझना पड़ेगा कि मध्यकाल के अंदर जो भील है और जो आपके राजपूत वंश है वो पहले आपसी संघर्ष करते थे। दोनों के अंदर हमें आपसी संघर्ष दिखाई दे रहा है, और संघर्ष हमने यहाँ देखा है। लेकिन एक समय आने के बाद में जो भील हैं वो आपके जो राजपूत वंश जो स्थापित हो रहे हैं उन दोनों के बीच में आपके मैत्री भाव उत्पन्न हो गए हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों शक्तियां आपस में सहयोगी बन चुकी हैं। एक हम थोड़ा और सरल करें तो हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में आपसी समझौता हो गया है। अब सबसे पहली बात हमें यही समझनी है कि जब भीलों के क्षेत्रों को राजपूत वंश अपने अधीन ला रहा है,
और फिर ऐसे कौन कौन से कारण हो गए हैं कि भाई भील और राजपूत आपस में समझौता करने लगे हैं। तो हमारे सामने जो पहला प्रश्न यही उठता है कि आखिरकार इनके बीच में जो ये समझौता है, ये समझौता क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे जो हमें पहला कारण नजर आ रहा है, जैसे इतिहासकार कहते हैं कि जो मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, जो यहाँ के शासक हैं, यहाँ के राजाओं को एक बात समझ में आ गई कि अगर अपने शासन के अंदर हमें स्थायित्व रखना है और अगर हमारे शासन को लंबा चलाना है, हमारे वंश को अगर लंबा चलाना है, तो हमें भीलों को अपना सहयोगी बनाना पड़ेगा। अगर हमने भीलों को अपना सहयोगी नहीं बनाया तो निरंतर भील और राजपूत सेनाओं के बीच में संघर्ष होगा और वो संघर्ष कहीं ना कहीं आपके राजपूत वंश, उनके प्रशासन, उनकी राजनीति, उनकी आर्थिक स्थिति पर चोट पहुंचाएगी। तो सबसे अच्छा यही है कि अपने शत्रु को ही अपना मित्र बना लो, अपने शत्रु को ही अपना सहयोगी बना लो। इससे क्या होगा कि हमारा जो वंश है, हमारा जो शासन है, हमारा जो प्रशासन है, हमारी जो आर्थिक स्थितियां मजबूत होगी। तो सबसे पहले राजपूतों और भीलों के बीच में, या हम कह सकते हैं शासकों और भीलों के बीच में जो समझौता होने का पहला कारण हमें नजर आ रहा है। दूसरा कारण ये भी है विद्यार्थियों के भील भी ये सोच रहे हैं कि अब हम प्राचीन काल की स्थिति को वापस नहीं प्राप्त कर सकते। अब नए वंश आ रहे हैं, नए वंश आ रहे हैं, उनके पास खुद की सेना है, उनके पास सेना के द्वारा संघर्ष करने के लिए हथियार हैं और भीलों के पास हमें कोई ऐसे हथियार नजर नहीं आते हैं। वो तो तीर और कमान से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो रथ सेना होती है, घुड़सवार सेना होती है, हस्ती सेना होती है, तो उन सेनाओं का मुकाबला आप भील नहीं कर पा रहे। तो भीलों को भी लग रहा है कि हम अपनी प्राचीन स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन जो स्थिति वर्तमान मौजूद है, अगर हमें हमारे प्राकृतिक अधिकार अगर राजपूत वंश के शासक दे रहे हैं तो हमें फिर राजपूतों को क्या करना चाहिए, आपके सहयोग करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि जैसे मान लीजिए भील यहाँ है तो भील के ऊपर आपके राजपूत वंश है, लेकिन राजपूत वंश कहीं ना कहीं भीलों को उनके प्राकृतिक अधिकार दे रहे हैं, उनके जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। तो भीलों को भी लगा कि कहीं ना कहीं हमें जो राजपूत वंश है, जो हमारे ये शासक है, उनसे कहीं ना कहीं हमें मित्रता करनी चाहिए। और हमें इस मित्रता के कई सारे उदाहरण भी नजर आते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा विद्यार्थियों आपके लक्ष्मण चौहान का। ये लक्ष्मण चौहान वही है जिन्होंने नाडोल के अंदर आपके, हम कह सकते हैं कि प्रकाशित चौहान वंश की स्थापना की थी। कहा जाता है कि नाडोल में चौहान वंश की स्थापना करने में जो लक्ष्मण चौहान है उसका सहयोग करने वाली जो प्रमुख जाति है, जो जनजाति, वो आपकी भील जनजाति है। तो देखो कहाँ आपके यहाँ संघर्ष हो रहा है, कहाँ एक तरफ आपके सहयोग की भावना निजाई जा रही है। इसी प्रकार हमें मेवाड़ के अगर हम राजवंश की बात करेंगे तो जब आपके राणा प्रताप थे और राणा प्रताप का संघर्ष जब आपके अकबर से हो रहा था, तो उनके संघर्ष में जो भील जाति है, उस भील जनजाति ने मुगलों की जगह किसका साथ देना आपके पसंद किया, आपके मेवाड़ी सेना का साथ देना पसंद किया। हम देखते हैं कि प्रताप और जब आपके अकबर की सेनाओं के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा है, तो उस हल्दी घाटी के युद्ध में जो पूंजा भील है, ये नाम आपने जरूर सुना होगा, जो पूंजा भील है, उन्होंने मेवाड़ी सेना की ओर से सक्रिय भूमिका निभाई थी। हमें यहाँ पर आपके समझौते और आपसे सहयोग के खूब सारे उदाहरण मिलते हैं। हम एक और उदाहरण देखें तो विद्यार्थी, जो आपके मेवाड़ है, मेवाड़ के बाद में जो आपके डूंगरपुर है, डूंगरपुर के बाद विद्यार्थियों आपके बांसवाड़ा है और प्रतापगढ़ है। यहाँ के शासक जब राजगद्दी पर बैठते थे, उस शासक की राजगद्दी पर बैठने पर जो तिलक लगाने का काम, जो राज तिलक करने का काम जो जनजाति करती थी, वो भील थी। भील जनजाति का व्यक्ति अपने अंगूठे से रक्त के माध्यम से फिर आपके इन राजाओं का आपके राज तिलक करती थी। तो देखिए, राजाओं का राज तिलक करने का अधिकार भी आपके एक प्रकार से इस जनजाति को दिया गया है। और मेवाड़ ने तो अपने राज चिन्ह के अंदर, जो मेवाड़ रियासत है, उस मेवाड़ रियासत ने तो अपने राज चिन्ह के अंदर, जब एक तरफ क्षत्रिय योद्धा होता है तो एक तरफ आपके भील जनजाति के व्यक्ति का आपके चित्र में दिखाई देता है, जिसके हाथ में तीर और कमान है। तो देखिए किस प्रकार से आपके भीलों को सेना में भर्ती किया जा रहा है, किस प्रकार से राज तिलक करने का अधिकार भीलों को दिया जा रहा है। और मेवाड़ ने तो अपने राज चिन्ह के अंदर भी इस जनजाति को आपके स्थान दिया है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रही है कि जो आपके स्थिति एक बार संघर्ष की थी, अब दोनों पक्ष आपस में समझ चुके हैं, तो दोनों पक्षों ने आपस में समझौता किया है और समझौता करने के बाद में किस प्रकार से दोनों मित्रवत दिखाई देते हैं। तो ये भी बात हमें एक समझनी पड़ेगी। अब हमें यहाँ पर हमने एक सार निकाला है कि प्राचीन काल में स्वतंत्र इकाई है, मध्यकाल में अधीनस्थ आ रही है, लेकिन ये पूर्णतः अधीनस्थ नहीं है, ये पूर्णतः अधीनस्थ नहीं है। यहाँ पर वो एक प्रकार से सहयोगी आपकी इकाई है। और लेकिन जब हम आधुनिक काल में पढ़ेंगे तो यहाँ तो हम देखेंगे कि भीलों को पूर्णतः अधीनस्थ करने का काम किया गया है। तो यही अंतर है विद्यार्थियों आधुनिक काल की स्थिति और मध्यकाल की स्थिति। तो प्राचीन काल में पूर्णतः स्वतंत्र, मध्यकाल में अर्ध स्वतंत्र और सहयोगी इकाई, और आधुनिक काल तक आते आते आपके पूर्णतः अधीनस्थ इकाई के रूप में कार्य करने लग गई थी। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों में खूब सारे उदाहरण मिल रहे हैं, संघर्ष के भी उदाहरण मिल रहे हैं और हमें सहयोग के भी उदाहरण मिल रहे हैं। सहयोग के उदाहरण को हम एक दो और चर्चा करेंगे। तो आपने कई बार विद्यार्थियों नाम सुने होंगे विद्यार्थियों, जैसे ग्रासिया।
जैसे जागीरदार, जैसे आपके रावत। जो मेवाड़ के जो आपके शासक होते थे, ये भीलों को प्रसन्न रखने के लिए कई सारे उनको उपाधि देते थे। रावत की उपाधि दे दी, भूमिया की उपाधि दे दी, ग्रासिया की उपाधि दे दी, जागीरदार बना दिया। ये इस प्रकार के उपाधि और पद मेवाड़ी शासकों के द्वारा आपके भीलों को दिए जाते थे, ताकि भील एक सम्मानजनक आपके आपके हम कह सकते हैं जीवन बिता सके, एक सम्मानजनक स्थिति प्राप्त कर सके। और देखिए, भीलों को प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए भीलों को दो आपके टैक्स वसूली का भी अधिकार दिया गया था, एक तो बोलाई और एक आपके रखवाड़ी। कई बार आपके ऑब्जेक्ट प्रश्न में सवाल आते हैं, बोलाई कर क्या होता है और आपके रखवाड़ी कर क्या होता है, ये आपने खूब सुने होंगे। तो यहाँ पर हमें उनको रटना नहीं है। यहाँ ये दोनों अधिकार देकर बिलों को, शासकों ने दिए हैं अधिकार बिलों को, तो यहाँ पर बिलों को एक प्रकार से सहयोगी इकाई मानने का काम राजपूत वंश के आपके राजाओं ने किया है। अब विद्यार्थी, जैसे बोलाई कर क्या होता है, आप इसको रटे नहीं। जैसे मान लीजिए कोई भील क्षेत्र है, अब इस भील क्षेत्र से कोई व्यापारी गुजर रहा है, कोई आपके महाजन गुजर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कोई यात्री गुजर रहा है, तो उनको वहां से सुरक्षित निकालने का काम ये भील जनजाति करती थी। तो फिर व्यापारियों को सुरक्षित निकाला जा रहा है, तो उस सुरक्षा के बदले जो टैक्स लिया जाता था, उस टैक्स को बोलते थे आपके बोलाई कर। एक प्रकार से आधुनिक काल की बात करें तो एक प्रकार टोल टैक्स था, यात्रियों को अपने क्षेत्र से सुरक्षित निकालने में मदद करती थी। उस मदद के बदले फिर जो भील जनजाति टैक्स ले रही थी, उसको बोलते हैं बोलाई टैक्स। फिर एक बात आती है रखवाड़ी। जैसे मान लीजिए भील क्षेत्र है, और इस भील क्षेत्र में अगर कोई गैर भील जाति निवास करती है, तो उस गैर भील जाति की संपत्ति होगी, उसकी पशु संपदा होगी, उसके आवास होगी, उसके खेत खलियान होगी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भील अपना ऊपर लेते थे। लेकिन भील इस सुरक्षा के बदले गैर भील जातियों से जो टैक्स लेती थी, उस टैक्स का नाम था विद्यार्थियों आपके रखवाड़ी। एक प्रकार से चौकीदारी करने के बदले जो भील जनजाति टैक्स ले, इसको बोलते हैं रखवाड़ी टैक्स। तो ये जो बोलाई टैक्स है, जो रखवाड़ी टैक्स है, मध्यकाल में भी आपकी भील जनजाति वसूल कर रही थी, और ये अधिकार आपके राजपूत वंश के राजाओं ने उनको दे रखा था। तो देखिए, संघर्ष की स्थितियां हैं, लेकिन दोनों फिर आपस में समझे, और समझने के बाद दोनों को लगा है कि दोनों की सत्ता तभी आपके स्थायी रह सकती है, जो दोनों सत्ता, भील सत्ता और आपके शासकों की सत्ता अगर आपस में सहयोग कर ले, मैत्री कर ले, तो लंबे समय तक अपने क्षेत्रों पर आपके राज कर सकती है, लंबे समय तक अपने क्षेत्रों में अच्छी तरीके से शांतिपूर्ण रह सकते हैं। तो ये है विद्यार्थी मध्यकाल की स्थिति। अब आधुनिक काल की बात करें तो यहाँ पर हमें सारी स्थितियां बदलती हुई नजर आ रही है। अंग्रेजों के जैसे ही राजपूताना क्षेत्रों पर नियंत्रण हुआ, तो उनके सारे प्राकृतिक अधिकार को छीन लिया, उनके सारे पदों को छीन लिए, उनके सारे उपाधि को नष्ट कर दिया, उनके सारे कर अधिकारों को नष्ट कर दिया, उनके प्राकृतिक अधिकार समाप्त कर दिए। तो आधुनिक काल तक आता है तो किस प्रकार की इकाई होगी, आपके पूर्णतः अधीनस्थ इकाई होगी। अब विद्यार्थियों, इसको पढ़ने का फायदा क्या है? जब भी आप भील जनजाति पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक बात क्लियर होगी कि भील जनजाति प्राचीन काल में एक विशिष्ट स्थान रखती थी, मध्यकाल में राजपूतों के सहयोगी भाव रखती थी, और आधुनिक काल के अंदर वो पूर्णतः आपके अंग्रेजों के अधीन हो चुकी है। और उसी अधीनता की प्रतिक्रिया के स्वरूप फिर उन्होंने जो आंदोलन किए हैं, उन आंदोलनों की फिर हम भील आंदोलन कहते हैं, और उस आंदोलन फिर कई सारे में घटनाएं भी नजर आती है। तो मेरे हिसाब से भीलों के जो ऐतिहासिकता है, उस ऐतिहासिकता वाली बातों को हमने एक नए तरीके से हमने पढ़ने की कोशिश की है, और ये आपको अच्छी तरीके से मेरे हिसाब समझ में आई होगी। तो हमने भील जनजाति के हमने आपके मूल स्थान को देख लिया, उनकी भौगोलिक स्थिति को देख लिया। भौगोलिक स्थिति को देखने के बाद में हमने भील जनजाति की ऐतिहासिकता को देख लिया। अब भील जनजाति की ऐतिहासिकता के बाद में भील क्षेत्र या भील जनजाति में कौन कौन से आंदोलन किस किस प्रकार से हुए हैं, थोड़ा सा हम उसको उसकी रूपरेखा देख लेते हैं। उसके बाद में हम भील जनजाति के कारणों की चर्चा करेंगे। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले जो भील जनजाति है, उस भील जनजाति की जो भौगोलिक स्थिति है, उस भौगोलिक स्थिति से हम अब वाकिफ हो चुके हैं, कहाँ वो निवास करती है। दूसरा जो हमने बड़ी अच्छी तरीके से उनकी ऐतिहासिकता को देखा है, और उस ऐतिहासिकता में किस प्रकार से परिवर्तन आता है वो भी देख लिया। अब तीसरी बात करते हैं आपके भील आंदोलन के चरणों की। देखिए विद्यार्थी, जब आप भील आंदोलन पढ़ते हैं ना, तो कई बार आप कुछ ऐसे नाम पढ़ते हैं जो हमारे लिए उतने चर्चित नहीं है, जैसे भीमा हो गया, जोईता हो गया, नीमा हो गया, ऐसे खूब सारा आप नाम पढ़ते हो, गोविंदरा हो गया। फिर आप थोड़े से और आगे भील आंदोलनों को पढ़ते हो तो एक नया नाम आता है आपकी गोविंद गिरी जी का। थोड़े और आप आगे बढ़ते हो तो आपको नाम दिखाई देता है विद्यार्थी आपके मोतीलाल तेजावत का। कहीं कहीं पर आपको संत माऊ जी का भी नाम नजर आता है भीलों के संदर्भ में। तो इसके पीछे कारण ये है कि हमने भील आंदोलनों को सही प्रकार से व्यवस्थित रूप से शुरुआत से अंत तक नहीं पढ़ा है, और फिर हम कंफ्यूजन जाते हैं कि कौन सा आंदोलन कब हुआ है, कौन सा आंदोलन बाद में हुआ है, किस प्रकार इन आंदोलनों को विभाजित करें, वो हमें समझ में नहीं आता है। तो अगर हम राजस्थानी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों की ओर जाएंगे तो वहां बड़ा व्यवस्थित रूप समझाया गया है। भील आंदोलन को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस आंदोलन को हमें कई भागों में बांटना पड़ेगा।
मैं फिर कह रहा हूं ऐसे कोई निश्चित विभाजन नहीं है, ये हमने अध्ययन की दृष्टि से आपके भील आंदोलनों को यहाँ ऐसे विभाजित करने का प्रयास किया। सबसे पहले विद्यार्थियों, जो आपके भील आंदोलन होते हैं वो आपके 1818 के संधि से होते हैं, और जो 1800 से लेकर सन 1900 तक जो भील आंदोलन होते हैं, उन भील आंदोलनों को बोलते हैं विद्यार्थियों आपके स्वतः स्फूर्त आंदोलन। अब स्वतः स्फूर्त आंदोलन का मतलब हो गया विद्यार्थियों ऐसे भील आंदोलन जहां पर कोई निश्चित संगठनात्मक रूप से भीलों को नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है, कोई एक व्यक्ति भीलों का आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर पा रहा है। जगह जगह पर जो स्थानीय नेतृत्व है उन्होंने भीलों का नेतृत्व किया है। वो क्षणिक आंदोलन है, वो आंदोलन होते थे, ब्रिटिश उन्हें दबा देते थे, समझौता हो जाता था, समझौते टूटते थे, फिर से आंदोलन खड़े हो जाते थे। तो वो एक प्रकार से अपने आप जो आंदोलन खड़े हुए हैं, आम जन भागीदारी से स्वतः जो आंदोलन खड़े हुए हैं भीलों के, उनको बोलते हैं विद्यार्थियों भीलों के स्वतः स्फूर्त आंदोलन। इसमें हमें किसी एक इकाई या किसी एक संगठन या किसी एक नेता का हमें नाम नहीं दिखाई देता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हमें व्यक्तियों के नाम नजर आते हैं। अब जो विद्यार्थियों ये जो पार्ट है स्वतः स्फूर्त वाला, इसको भी दो भागों में बांटते हैं। पहला आपके 1800 लेकर 1860 ये स्वतः स्फूर्त का पहला चरण है। फिर 1861 से लेकर 1900 ये स्वतः स्फूर्त का आपके दूसरा चरण है। और यहां पर हम देखेंगे कि इन आंदोलनों में जो स्थानीय नेतृत्व किस प्रकार से भीलों को उन्होंने नेतृत्व किया। फिर दूसरा जो हमें देखते हैं विद्यार्थियों वह है आपके भीलों के आंदोलन के संदर्भ में भगत आंदोलन। ये भीलों के उत्थान के लिए किया गया था, और भगत आंदोलन जिनके नेतृत्व में चला था विद्यार्थियों उनका नाम है आपके गोविंद गिरी। तो ये एक प्रकार के हम कह सकते हैं संगठनिक आंदोलन है। फिर तो तीसरा हमें आंदोलन नजर आता है वो है एकी या फिर भोमट क्षेत्र का भील आंदोलन, जिसे हम भोमट भील आंदोलन भी कहते हैं। ये जिनके नेतृत्व में चलता है विद्यार्थियों उनका नाम है मोतीलाल तेजावत। और जो मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भीलों का आंदोलन होता है वो एक प्रकार से राजनीतिक रूप से सबसे सक्षम हमें जन आंदोलन पर दिखाई देता है। भीलों के संदर्भ में ज्यादा तो नहीं, लेकिन कई बार हमें एक और नाम दिखाई देता है आपके लासोड़ी आंदोलन। हालांकि इनका संबंध और भी क्षेत्रों से था। तो जो लासोड़ी आंदोलन है उसमें भीलों के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान की चर्चा की गई थी, इसलिए हम इसको यहाँ ले रहे हैं। लासोड़ी आंदोलन जो आपके संत मावजी के द्वारा आपके चलाया गया था, इसमें भी जो भील हैं उनके नैतिक उत्थान की बात की गई थी, तो हम इसकी भी यहाँ पर बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जो 1818 से लेकर 1900 के बीच में जो घटनाएं हुई है उन घटनाओं को दो भागों में डिवाइडेशन करके पढ़ेंगे, और उस आंदोलन हम बोलेंगे स्वतः स्फूर्त भीलों का आंदोलन। फिर हम भगत आंदोलन पढ़ेंगे जिसका नेतृत्व गोविंद गिरी जी ने किया है। उसके बाद हम एकी या भोमट भील आंदोलन पढ़ेंगे जिसका नेतृत्व आपके मोतीलाल तेजावत ने किया है। फिर राजनीतिक आंदोलन तो नहीं, एक प्रकार का हम सांस्कृतिक और नैतिक हम कह सकते हैं कि परिघटना हम कह सकते हैं, आंदोलन कह सकते हैं, जो लासोड़ी आंदोलन है और वो संत मावजी के नेतृत्व में। इसकी 4-5 लाइनें हैं जो भीलों से जुड़ी हुई है, उनकी भी हम बात कर लेंगे ताकि भीलों से जुड़ी कोई बात हमारी अधूरी नहीं छूट जाए। तो ये है विद्यार्थियों आपके भीलों के जो आपके आंदोलन है उनके चरण। तो सबसे अब हम चरणों को हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे, तो हमारा भील आंदोलन से जुड़ा कोई भी प्रश्न आपसे बाहर जाने की संभावना कम से कम बनी रहेगी। हालांकि जब साधारण प्रश्न पत्र आएंगे तो कोई सवाल बाहर भी नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस भील आंदोलन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हमने भौगोलिक स्थिति को देख लिया, उनकी ऐतिहासिकता को देख लिया, उनके आंदोलनों को चरणों को देख लिया। अब जो हमारे अगला आपके टॉपिक है भील आंदोलन के कारण और उस कारण से जुड़ी हुई आपके फिर घटनाएं। उस कारण और कारण से जुड़ी घटनाएं जो आपके इस काल में हुई है 1818 से लेकर 1900 के बीच में, उन दोनों की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।